तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आप सभी की डिमांड पे लेकर के आ चुका हूँ 1 घंटे का वीडियो। तो इसीलिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अब हम आते हैं अपने वीडियो पे, जहाँ पे पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था जो ह्यूक्रियोन चियोन के लीडर के सामने उसके पूरे पूरे शहर को बर्बाद करने की धमकी दे देता है और कुछ बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसके बाद जब जो आर्सेनल को तबाह करने जा रहा था, जिसमें कि रॉयल फैमिली के रिलेटिव्स का गोला बारूद रखा हुआ है, तो ह्यूक्रियोन चियोन का लीडर उस पूरे बिल्डिंग को ही आदमियों से घेर देता है। ये देखने के बाद जो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेता है और कुछ कंडीशन को बता करके शांति कायम करने की कोशिश करता है, जिसपे कि ह्यूक्रियोन चियोन का लीडर जो के सभी कंडीशन को मान भी जाता है। और इसी के साथ हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें ई लोंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है मिडिल एज मैन वो कहाँ पे है। सांगरॉक बोलता है अबे मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, तू अपने से ज़्यादा छोटे लड़कों को ह्यूंगनिम क्यों बोल रहा है। ई लोंग भाई जैसे ही ये सुनता है, ये तो एकदम गुस्से में इसको गाली वाली देने लगता है और मारने को तैयार हो जाता है। जीगल ये देख के ई लोंग को शांत करवाता है और बोलता है ये बस अभी 23 का ही है। सांगरॉक बोलता है अबे क्या बोल रहा है तू, ऐसे मजाक मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तू सच में मेरे से 4 साल ज़्यादा छोटा है। सांगरॉक ये बोलने के बाद अपने मन में सोचता है सीरियसली, आखिर ये बंदा अब तक किस तरीके की हार्ड लाइफ जी रहा था जिसकी वजह से इसका फेस इस तरीके का हो गया है। हुई है इसके बाद ई लोंग की तरफ देख के उसको क्रीपी बोलती है और आगे बोलती है इस जैसा एक फेस एक 23 ईयर ओल्ड बच्चे का है। ई लोंग ये सुनने के बाद चिढ़ते हुए बोलता है मैं तेरे को देखता हूँ तो ज़्यादा क्रीप आउट हो जाता हूँ, तू एक फकिंग गोस्ट लेडी जो कि एक रियल पर्सन की तरह दिखती तक नहीं है, बिल्कुल एक गोस्ट लगती है। हुई है इसके बाद उसी गोस्टली अंदाज में ई लोंग को गाली देती है, जो कि तुम भाई खुद ही पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ने वाला। ई लोंग ये देख करके बोलता है तुम्हारे फेस के अंदर थोड़ा सा भी ब्लड जाता भी है कि नहीं। इन लोगों का इधर आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक बंदे की फुटस्टेप आने लगती है और जब जियांगहो उसकी तरफ पलट के देखता है तो वो और कोई नहीं अपना जो होता है। फिर जो को देख करके जियांगहो उसको ग्रीट करता है। जो ये देख करके बोलता है रुक जाओ, सीरियसली तुम ये करना बंद क्यों नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में अचानक से खुजली होने लगती है अगर तुम एक दिन भी ऐसा ना करो तो। जो जियांगो को डांटने के बाद वहाँ पे एक पेपर का बंडल रखता है और ये देख करके जीगल बोलता है ये सभी चीज़ें क्या है। फिर जब जीगल उन पेपर्स में से एक पेपर को लेकर के देखता है तो वह एकदम ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे लैंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जो कि ह्यूक्रियोन चियोन के ज़मीन के होते हैं। जीगल ये देखने के बाद बोलता है लेकिन रुको ज़रा, तुमने तो अपना सारा का सारा पैसा मेरे पास छोड़ रखा था, तो फिर तुमने ये ज़मीन खरीदा कैसे। जो इस पे एकदम हंसते हुए प्यार से बोलता है ह्यूक चियोन रियोन ने अपने सारे के सारे लैंड मेरे को एकदम फ्री में दे दिया। जीगल ये सुन के हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कोई भी ऐसा बंदा जो कि जो हुआई को जानता है वो इस जैसा एक फालतू सा डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेगा। इसने ज़रूर से ही गैंग्सों में किसी ऐसे बंदे को पकड़ा होगा जो कि 1 नंबर का गधा होगा। जीगल तो भाई हैरान परेशान हो गया। अब बारी आती है नैनगॉम फैमिली की, जहाँ पर कि फैमिली हेड एक डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए गुस्से में बोलते हैं ये क्या बकवास सी चीज़ है, मैं तो कभी भी इस जगह को छोड़ करके कहीं पर गया ही नहीं, तो फिर ये क्या बुलशिट है। ये अच्छी बात है कि ह्यूक्रियोन चियोन अभी एक बैड कंडीशन में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये किया किसने। लेजेंडरी सॉर्ड लेविटेशन टेक्निक और इंटेंशनल शेपिंग ऑफ सॉर्ड क्यूआई और ऐसी बहुत सी टेक्निक जो कि लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स हैं वो यूज़ हुआ है उनके वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज़ से। ये ठीक होता अगर वो बस अपने मार्शल आर्ट का शो ऑफ करता, लेकिन उसने जो भी कांड किया वो एकदम छुप के किया। और अब ये रूमर्स उड़े जा रहे हैं ब्लू स्काई स्वॉर्ड्समैन चेन चियोन ग्यूमहोक ने किया है ये सब।
हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 10,000 लोगों की आर्मी की इंफॉर्मेशन और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और नुकिम के बीच की अलायंस की इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि मुरिम अलायंस के पास तक नहीं था। ये बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज़ वाली बात है कि ये सारा इंफॉर्मेशन उन्हें मिला और उन्होंने इस अलायंस को डिसबैंड भी कर दिया। अगर सच में एक इतनी बड़ी आर्मी आनहुई में आ जाती तो फिर इवन नैनगॉम फैमिली भी डेंजर में आ सकती थी। ये सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसके रिवॉर्ड के तौर पे बस इसको थोड़ा सा अवार्ड और हीरो का टाइटल दिया जा रहा है मुरिम अलायंस लीडर के हाथों से, जो कि बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। लेकिन फैमिली हेड के बातें आगे पूरी भी नहीं होती तभी इसको किडनी में हार्ट अटैक पड़ने लगता है और ये देख करके क्लैन लीडर आता है और बोलता है, सर क्या आप ठीक तो हैं? अब हम दोबारा से फैमिली हेड की बातों पे आते हैं जहाँ पे वो सोच रहे थे, आखिर अब मैं क्या करूँ? मुझे पता भी नहीं है कि ह्यू क्रियोन चियोन आगे क्या करने वाला है। लेकिन ये जो रूमर्स हैं वो आनहुई से तो बहुत आगे तक फैल चुकी है। इवेंचुअली ये रूमर्स जितने भी हैं वो उस बंदे के बारे में है जो कि मेरे जैसा प्रिटेंड किया है और यही सारी रूमर्स पूरे गैंग्सों में फैली हुई है। क्लैन हेड इसके बाद बोलता है, सर यहाँ पे एक और लेटर है। फैमिली हेड बोलते हैं, अब इस बार क्या दिक्कत है भाई? चलो फिर ठीक है, मुझे दिखाओ कि वो क्या है। इसको एक ही बार में पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। क्लैन हेड बोलते हैं, ये लेटर जियांगो की तरफ से है। फैमिली हेड इसके बाद जब वो लेटर को पढ़ते हैं तो एकदम हैरान हो जाते हैं। क्लैन लीडर ये देख के बोलता है, सर क्या हुआ, क्या लिखा है लेटर में? फैमिली हेड इसके बाद सोचने लगते हैं, इस जियांगो में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको कि पता नहीं है जो क्लैन नैनगॉम फैमिली के इन्फ्लुएंस के अंदर आती है। लेकिन उन लोगों ने जो क्लैन के नाम का यूज़ किया और गैंग्सों में जितना भी ज़मीन है वो सारा का सारा खरीद लिया। ये देख करके तो ऐसा लगता है जो हुआ ही उस पूरे ज़मीन पे ही कब्जा करना चाहता है और नैमचेन को पूरी तरीके से हीफाई में बदल देना चाहता है। नैनगॉम फैमिली एक इंडस्ट्री का यूज़ करती है बिजनेस करने के लिए अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एरिया में। अगर हमने एक नए बिजनेस को शुरू किया तो फिर हमें हमारे अर्निंग को ही क्रियोन चियोन के साथ शेयर करना पड़ेगा। यह सच में एक इतना बड़ा मैटर है जिसकी वजह से हम मुरिम अलायंस से किक आउट भी हो सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांगो ने लेटर के लास्ट में लिखा था, सॉरी फादर, ये सारी की सारी मेरी ही गलती है। फैमिली हेड इसके बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं, चीज़ें तैयार करो, मैं अभी नैमचेन के लिए निकलने वाला हूँ। क्लैन हेड ये देख करके बोलता है, सर प्लीज़ शांत हो जाइए। फैमिली हेड गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारा शांत होने से मतलब क्या है? क्या मैं बस खड़े होकर के ये चीज़ें होते हुए बस देखता रहूं? क्लैन लीडर ये देख करके जनरल मैनेजर को ऑर्डर देता है, प्लीज़ हम दोनों के लिए चीज़ें तैयार करो, हमारे साथ किसी और को आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ही फैमिली हेड के साथ जाऊंगा। जनरल मैनेजर भी ये सुन के बोलता है, यस सर, मैं अभी चीज़ें तैयार करवाता हूँ। लो भाई, पहले सारी दिक्कतों को ये क्लैन लीडर सॉल्व करता था और अब सारी दिक्कतें फैमिली हेड सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर के जो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो और जीगल एक नदी के पास खड़े होते हैं, जहाँ पे जीगल बोलता है, अभी तुम क्या सोच रहे हो? जो बोलता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि सेंट्रल प्लेन्स के जितने भी लोग हैं क्या वो लोग यहाँ के लोगों के साथ में रह पाएंगे? जीगल बोलता है, साथ में रहना, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? जो बोलता है, मुझे तुम्हारे ओपिनियन को जानना है तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से कि तुम आर्किटेक्चर के बारे में क्या सोचते हो। हम लोग कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्लोर्स और कितनी ज़्यादा हाइट तक एक बिल्डिंग को बना सकते हैं सेंट्रल प्लेन्स के अभी करंट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से? जीगल पूछता है, हम लोग इसमें कितना ज़्यादा रिसोर्सेज को इंक्लूड करने वाले हैं? जो बोलता है, अनलिमिटेड। जीगल बोलता है, क्या ये बिल्डिंग है यहाँ के लोगों के द्वारा यूज़ होने वाली है? जो बोलता है, हाँ बिल्कुल। जीगल बोलता है, अगर मैं सोचूं तो हम लोग बस 5 से 6 फ्लोर ही बना सकते हैं और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें तो फिर मे भी हो सकता है 7 फ्लोर बन जाए। जो बोलता है, क्या होगा अगर हम आयरन का यूज़ करेंगे वुड के बजाय स्पाइन के तौर पे, और ऐसा वैसा कोई आयरन नहीं बल्कि हम यूज़ करेंगे स्टील को। जीगल स्टील के बारे में सुन के सोचने लगता है, स्टील का यूज़ करना स्पाइन और पिलर्स के तौर पे बेसिक स्ट्रक्चर में, मैं ये सच में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसमें कितना ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है। अगर ऐसा पॉसिबल
पॉसिबल भी है तो। जीगल फिर बोलता है, अगर मुझे और भी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर जानना है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ अगर हम वुड के अमाउंट को डबल कर देंगे तो ये वर्क कर सकता है। लेकिन अगर मैं स्टील के एंड्योरेंस की बात करूँ तो ये वेट के लिए एकदम ही डिफरेंस होता है। जो बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है 10 फ्लोर भी पॉसिबल है अगर हम स्टील का यूज़ करें तो? जीगल बोलता है, हाँ बिल्कुल। जो बोलता है, चलो फिर ठीक है, हम एक बिल्डिंग बनाएंगे जिसका कि स्पाइन स्टील का होगा, और प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस डिज़ाइन को आज से ही शुरुआत कर दो। जीगल बोलता है, क्या हमें उसकी क्या ज़रूरत है? क्या ये हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा अगर हम 10 से भी ज़्यादा 2 से 3 फ्लोर वाली बिल्डिंग बना दे तो? लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही इनएफिशिएंट होगी। जो इस पे बोलता है, मैं 20 से भी ज़्यादा स्टील की बिल्डिंगें बनाऊंगा इस लेक के पास में। जीगल तो भाई ये सुन के एकदम ही हैरान हो जाता है। फिर जो हमें बताता है, अपनी ज़िंदगी को कभी भी इंजॉय करने के लिए हमें बस इतना करना है कि बस विंडो को ही ओपन करना है, फिर हमें दिखाई देगा नेचर का एक बहुत अच्छा सा नज़ारा एक बहुत ही ऊंचाई वाली जगह से, ये रिवर और ये ग्रास के नज़ारे जो कि तुम्हें पूरी तरीके से वेलकम करेंगे तुम्हारे घर के बाहर। जीगल जो की बातों पे बोलता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? लेकिन रुको ज़रा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सारी की सारी लोगों की रहने के लिए एक हाउस की तरह होगा? जो बोलता है, सबसे पहले तो मुझे तुम्हारे द्वारा बनाए गए बिल्डिंग के डिज़ाइन को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ हर एक फ्लोर पे 2-2 घर बनाने का। सबसे पहले फ्लोर पे जो क्लैन के इंस और जो क्लैन की बेकरियाँ होंगी, और दूसरे फ्लोर पे जो क्लैन के सारे स्टोर्स होंगे जो कि जो क्लैन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए सारे के सारे प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। फिर इन दोनों फ्लोर के ऊपर जितने भी लोग रहेंगे उनको बिल्कुल भी ट्रैवल करने में मुश्किल नहीं होगी कोल्ड टी और 6 लेयर सैंडविच को ख़रीदने में। और अगर उनको अल्कोहल भी चाहिए फिर भी उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लैन की जितनी भी इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं चलते चलते, बस उनको नीचे ही आना है। जीगल तो भाई जो के इतने बड़े आइडियाज़ को सुन के एकदम हैरान हो जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, ये हाउसिंग के नए कॉन्सेप्ट, इसके बारे में मैंने कभी सुना तक नहीं है, ये सच में एक रेवोल्यूशन की तरह होगा। जीगल फिर सोचना बंद करके बोलता है, मैं श्योर हूँ ये जितने भी हाउसेस होंगे वो एकदम फुल डिमांड में रहेंगे। लोग पागल हो जाएंगे तुम्हारे हाउसेस को ख़रीदने के लिए और आपस में लड़ने लग जाएंगे एक एक घर के लिए। जो बोलता है हंसते हुए, ये सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जब हम बिल्डिंग बनाने के लिए स्टील का यूज़ करेंगे तो। और ये जो पोंगयोंग लेक का नज़ारा है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा हमारे हाउसेस के प्राइस को बढ़ाने के लिए। यहाँ के लोग हमेशा से ही नदियों के पास ही रहते हुए आए हैं और एक ह्यूमन होने के भी हिसाब से तुम वाटर को डिसलाइक कर ही नहीं सकते। चलो फिर ठीक है, हम हाउसेस के प्राइस को बिल्डिंग बनने के बाद डिसाइड कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, हमें फ्लोर के एरिया के रेशियो को एकदम अच्छे से निकालना पड़ेगा। जीगल तो भाई ये सुन के एकदम ही इम्प्रेस हो जाता है। फिर अपने मन में सोचता है, ये बंदा सच में एक बिजनेस गॉड है। यहाँ पे इस जैसा कोई भी बंदा नहीं है और ना ही इसके जैसा बंदा कभी होगा भी। इस जैसा एक ग्रेट बंदा जिसने कि रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट को इस दुनिया में पहली बार लेकर के आया। लो भाई, अपना जो अब रियल एस्टेट के धंधे में भी उतर गया। अब तो भाई सब देखना मज़ेदार होगा कि ये किस तरीके से दूसरों के धंधे को अब खाने वाला है। इसके बाद हमें काव काव का सीन दिखाया जाता है जो कि पर्ल में बैठा सोच रहा होता है, मैंने इसके अचीवमेंट को पिछले 7 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ और मैं उन सभी बातों को सिर्फ़ और सिर्फ वर्ड्स में ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसने शुरुआत करी थी एक ऐसे वर्कशॉप से जो कि पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ था। उसके बाद इसने अपने स्माइल का यूज़ किया और अगर उससे काम नहीं बनता तो फिर लोगों को ये थ्रेटन करता, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ये ही-फाई के मार्केट को पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर गया। लेकिन अब इसने बस ही-फाई पे ही टेक ओवर नहीं किया है, लेकिन पूरे आनोई प्रोविडेंस पे कब्जा लिया है। लेकिन इसने जो काम झांसी में किया उससे तो मैं पूरी तरीके से क्रीप आउट हो गया। कोल्ड हेडेड इंटेलिजेंस, अनवेवरिंग जजमेंट और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन। और इन सभी चीज़ों से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव उसकी ये चीज़ है कि
उस पूरे पूरे प्रोसेस में जितने भी जाइंट्स हैं जो फैमिली इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के कॉन्सिक्वेंसेस को नैनगोम फैमिली के नेम को यूज़ करके ही हैंडल कर लिया है, और उससे भी ऊपर अपनी इमेज को बचाते हुए। इसकी एक कोल्ड हेडनेस जो कि समय आने पे किसी भी चीज़ को अबेंडन कर सकती है, इंक्लूडिंग ऑनर। अगर कोई भी चीज़ इसके पर्सनल गेन के लिए होगा तो फिर ये उसके लिए कुछ भी करेगा। ये डेफिनेटली एक टैलेंट है एक मोनार्क का। लेकिन इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा बात मुझे पसंद आती है वो ये है, इसके आसपास बहुत सारे टैलेंटेड लोग भरे हुए हैं, जैसे कि यंग मास्टर नैनगोम फैमिली का नैनगोम जियांगहो, नुकिम के किंग का ग्रेट अप्रेंटिस जियांग इलरियोंग, यंग मास्टर ऑफ जीगल फैमिली जीगल उन, ह्युक्रियोनचियोन का ह्युक्साल, इविल योम सांगरॉक, ह्युक्रियोनचियोन की गोस्टली किलर पॉइजन रेड प्लाम जिन। ये सभी के सभी वाटर और ऑयल की तरह है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट दोनों का ही फ्यूचर आपस में कनेक्ट होता है एक पॉइंट पे, जो कि है जो हुआई। इसके बाद जब इसके मार्शल आर्ट पे आती है तो फिर लोग या तो इसको रिस्पेक्ट करते हैं या फिर इससे डरते हैं, लेकिन वो सभी के सभी लोग अमेज तब हो जाते हैं जब वो लोग इसके सेंस ऑफ बिजनेस और नॉलेज को देखते हैं। तो इसके एग्जिस्टेंस के सामने सब इसके सामने बो करेंगे, भले ही वो विलन हो, कोल्ड हार्टेड हो या फिर टिक्स्टर ही क्यों ना हो। अभी यहाँ पे भाई ये जो के बारे में बात कर रहा है, अब इसके बाद ये खुद के बारे में बात करेगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज माई ब्रो। नाउ बैक टू द काव, जो कि बोलता है ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि मुझे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि काव, जिसमें से ज़्यादातर नेगेटिव ही हैं। हाउएवर इस दुनिया में ऐसा कहा जाता है यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो ज़्यादातर मेरे ही अंडर कंट्रोल में आते हैं। काव इसके बाद हंसते हुए बोलता है, तुम सच में इनकारनेशन हो जो मैंडियोक के। इस पर कि जो भी इसकी बातों को सुन लेता है और बोलता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब था। काव इसके बाद दुनिया हिला देने की बातें करते हैं। वो बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पास अभी कोई भी प्लान नहीं है क्या एक आर्मी बनाने का। जो आर्मी की बात जैसा ही सुनता है एकदम ही हैरान हो जाता है। काव फिर आगे बोलते हैं, बच्चे तुम्हें क्या लगता है ये मुरीम जो कि है इतनी बड़ी है जो कि तुम्हारे लिए पूरी तरीके से काफ़ी होगी। इवन भले ही तुम इस मुरीम के हर एक चीज़ को अचीव कर लो जो कि एक नॉर्मल बंदा मुरीम के कर सकता है, तो फिर भी ये बस एक दुनिया का छोटा सा पार्ट ही रहेगा। दुनिया में इस मुरीम से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तुम्हें क्या वो सभी नहीं देखनी है। जो ये सुन के अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे कह रहे हैं एक किंग बन जाओ। काव बोलते हैं, तुम जितना ज़्यादा पावरफुल बनते जाओगे, तुम जितना ज़्यादा पैसा हासिल करते जाओगे, तुम उतना ज़्यादा लोगों का अटेंशन ग्रैब करोगे। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा होने से बचना है तो फिर तुम्हें इस वर्ल्ड के एकदम टॉप पे रहना पड़ेगा। जो बोलता है, क्या आप सामा क्लैन को रेफ़र कर रहे हैं। काव बोलते हैं, सामा क्लैन, अबे वो तो बस एक छोटी सी जगह है इस पूरे प्लेग्राउंड का। जब तक कि इस दुनिया में हमारी जो क्लैन एग्जिस्ट करेगी हम लोग दयावान रहेंगे। ये जो सामा क्लैन इतनी ऊपर तक पहुंच चुकी है वो डेफिनेटली उनकी ही वजह से है। जो बोलता है, उनके, आपका मतलब क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। काव बोलते हैं, इसके बारे में तो अभी के करंट किंग को भी नहीं पता है। ये कोई ऐसा है जो कि ह्यूमन है ही नहीं, वो कोई ऐसा है जो कि लाइफ को देखता है, इसको एक्सप्लोर करता है, इसके साथ खेलता है, इवन ये इसको भी डिसाइड करता है कि इस किसी के साथ क्या होगा। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी सेंटेंसेस है जो कि इनको डिस्क्राइब करती है। हाउएवर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनके बारे में कुछ बताती हो। वो लोग कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कि हर एक चीज़ अस्पष्ट है। ये जो जेड है वो भी उनकी ही लेगेसी है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि तुम भी उनके ही इन्फ्लुएंस के अंदर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग तुम्हें अभी देख रहे हो। सॉर्ड गॉड भी इसके बाद बोलते हैं, इवन मैं जो कि एक नेचुरल लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं उनके सामने एक छोटे बच्चे जैसा हूँ। हम लोग तो अपनी इन छोटी सी स्टैंडर्ड के साथ उनको ऑफेंड करने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम अपने इस अनडिफीटेबल लेवल के साथ
कभी मिलते हो उनके सामने तो फिर तुम्हें बस इतना करना है कि बस वहाँ से किसी भी तरीके से भागना है। वो लोग कुछ ऐसे हैं जो कि पूरे पूरे हुआसा क्लैन को बस एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर सकते हैं। जो बोलता है लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो कि उनके ही एकदम सेम लेवल पे है? नहीं, मेरा मतलब है जो कि उनके भी ऊपर लेवल पे है। इनकी इतनी ज़्यादा सीरियस बातों के बीच कबाब में हड्डी, बिरयानी में कांटा, जीगल आ जाता है। अब जीगल जो के सामने रखे टेबल के पास आता है और अपने पास से स्क्रॉल रखते हुए बोलता है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाने का, क्या तुम मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो? जो बोलता है लेकिन मेरे पास इस फील्ड में कोई भी नॉलेज है ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प किस तरीके से कर पाऊँगा? जीगल बोलता है लेकिन तुम मुझसे अच्छे हो नंबर्स में, मुझे लगता है यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले तो हमने स्टील के पोटेंशियल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए एक स्क्वायर शेप को बनाया है और नो मैटर मैं इसको किस तरीके से देखूं, बस यही एक तरीका है जिससे कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सके। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही है वो है वाटर की। ये सच में बहुत ज़्यादा ही हार्ड होगा टॉप फ्लोर पे रहने वाले लोगों के लिए नीचे से पानी लाना। जो तो भाई ये सुन के हैरान ही हो जाता है और बोलता है बिल्कुल सही, इस वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी और एलिवेटर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है। जो ये सोचने के बाद बोलता है, मुझे लगता है हम ये प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं एक बहुत बड़े लेदर के टैंक से, जिसमें कि बहुत सारा पानी एक साथ स्टोर होके रहेगा और वो हर एक फ्लोर में एक छोटे से पाइपलाइन के द्वारा पानी की सप्लाई करेगा। इससे हमारी प्रॉब्लम जो कि है पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो है अंडरग्राउंड वाटर। जो ये बोलने के बाद सोचता है, मैं ये सच में पसंद करूँगा अगर एक फ्लश करने वाला टॉयलेट 10th फ्लोर पे भी होगा तो। मैं प्रेशराइज्ड टॉयलेट के प्रिंसिपल को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या यहाँ पे इस जनरेशन में भी कोई ऐसा सेरामिस्ट होगा जो कि एक सेरामिक टॉयलेट बनाने की एबिलिटी रखे? लेकिन मुझे नहीं लगता, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं ध्यान से सोचूं, टेम्परेचर को एडजस्ट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं सभी के सभी 10 फ्लोर पे गर्म पानी सप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर मुझे एक ड्रिंकिंग वाटर वाला टैंक चाहिए, एक वार्म वाटर रखने के लिए टैंक चाहिए और एक बहुत बड़ा भट्टी भी चाहिए जिसमें कि पानी गर्म होगा, और वो सभी की सभी चीज़ें सबसे टॉप पे लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन अगर इसकी जगह मैं एक वार्म स्टोन सिस्टम का यूज़ करूँ तो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, मेरे पास तो कोई भी रबर पाइप है ही नहीं वार्म स्टोन सिस्टम के लिए, तो फिर हमें इसकी जगह आयरन के पाइप का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक तो यह भारी बहुत ज़्यादा होता है और इसमें जंग भी बहुत ज़्यादा ही लगता है। अरे यार, ये काम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्या मुझे इंजीनियरिंग में मेजर करना चाहिए था? जो अपना इतना ज़्यादा सर पिटवाने के बाद बोलता है, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, मैं कुछ और ऐसे मटेरियल्स के बारे में सोचूंगा जो कि इसमें यूज़ हो सकती हैं। अब जो कि ये बोलने के बाद गेट खुलता है और वहाँ से एंट्री होती है रिन और सांगरोक की। अब भाई मैं इसको रिन ही बोलने वाला हूँ क्योंकि हुई हाय कुछ ज़्यादा ही बकवास सा लगता है। इसके बाद जब ये दोनों अंदर आ जाते हैं तो रिन बोलती हैं, अब हमें क्या करना है, बताओ हमें। जो बोलता है, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, अब जाओ अपने हुक्रियोन चोन वापस लौट जाओ। ये सुनते ही भाई इन दोनों की फट जाती है। ये लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सांगरोक इसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट और नुकिम अलायंस को बिल्कुल भी हमारे बारे में नहीं बताओगे कि तुम जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिए थे वो हमसे लिए थे। जो इस पे उबासी लेते हुए बोलता है, ठीक है जा निकल। सांगरोक इस पे गाली देता है जो को और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तेरे ऊपर ऐसे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, हम लोग यहाँ पे दो बंदे की लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तो सीरियस हो जा बे। जो ये सुनते ही एकदम सीरियस अंदाज में बोलता है, हे अपने मुंह से ये बकवास करना बंद करो, तुम दोनों ने ही 10,000 से भी ज़्यादा वॉरियर्स को मार रखा है,
तो फिर तुम दोनों की लाइफ की कीमत कितनी होगी। सांगरोक बोलता है वो बास्टर्ड ये चीज़ को डिज़र्व करते थे। जो बोलता है तुम लोग भी तो कमीने हो, तुम भी ये डिज़र्व करते हो। जो इसके बाद उन दोनों को ही ऑर्डर देता है घुटने पे आओ। सांगरोक ये सुनते ही एकदम इज्जत से छोटे बच्चे की तरह घुटने पे आ जाता है और बोलता है ह्यूंग निम जैसा आपका ऑर्डर। इसके बाद बोलना शुरू करता है तो फिर तुम लोगों को ज़िंदा रहना है। सांगरोक बोलता है हाँ ह्यूंग निम, ऑफ कोर्स हमें ज़िंदा रहना है। जो इस पे इन दोनों की तरफ ये एम्प्लॉय वाला कॉन्ट्रैक्ट फेंकता है और बोलता है इस पे साइन करो। सांग उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए बोलता है रैंक एम्प्लॉयज़ ये क्या है। जो बोलता है ये एक रैंकिंग सिस्टम है हमारे इंडस्ट्री में। सांगरोक इस पे एकदम एक्साइटेड होते हुए पूछता है क्या ये कोई हाई रैंकिंग वाला एम्प्लॉय है। जो बोलता है नहीं ये सबसे लोएस्ट है। सांगरोक भाई ऐसा ही ये सुनता है, इसकी शक्ल देख सकते हो भाई, धोबी घाट के कुत्ते जैसी हो चुकी है। इसके बाद ये सैलरी के लिए चिल्लाते हुए बोलता है 7 ब्रॉन्ज कॉइन और 7 आयरन कॉइन पर मंथ। क्या तुम मुझसे सच में मजाक कर रहे हो। इवन एक सर्व करने वाला बंदा भी इससे ज़्यादा कमा लेता है। जो बोलता है आर्टिकल 4 को पढ़ बे, तेरे को एडिशनल बोनस भी मिलेगा। सांगरोक बोलता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मैं इतना सा पैसा बस 2 दारू की बोतल पे उड़ा सकता हूँ। जो ये सुनते ही एकदम डायरेक्टली पूछता है अबे तेरे को ज़िंदा रहना है कि नहीं। तो अभी इसी मूवमेंट से तू अभी से बाहर जाएगा और फेमस कारपेंटर, मैसन, पोर्टर जैसे वर्कर्स को लेकर के आएगा जो कि टेक्नीशियन रिलेटेड कंस्ट्रक्शन काम में मेरी हेल्प कर सके। और जब तुम उनको लेने के लिए जाएगा तो उनको 5 गुना ज़्यादा सैलरी ऑफ़र करना जितना कि वो लोग अभी के टाइम पे अर्न कर रहे हैं। समझ में आया। सांगरोक ना चाहते हुए भी बोलता है चलो ठीक है मुझे समझ में आ गया। इसके बाद जिन भी बोलती है मेरे बारे में क्या, मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी। जो बोलता है तुम हमारे लिए क्या कर सकती हो, हमें तुम्हारी यूज़ बताओ। ये सुनते ही ये जिन पागल औरत एकदम प्यार से चमकते हुए चेहरे के साथ कहती है मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकती हूँ। जो ये सुनते ही इसके ऊपर पूरी तरीके से निराश हो जाता है। फिर बोलता है तुम हमेशा ही छत के ऊपर जा कर के लेक को देखा करती थी ना। सांगरोक बोलता है ये हॉबी है इस पागल औरत की। जो बोलता है अच्छी बात है, तो फिर तुम रूफ पर जाओ और रोज़ आसपास के नज़ारे देखो और कोई भी वियर्ड सी चीज़ या फिर कोई भी सस्पिशियस बंदे को अगर तुम स्पॉट करती हो तो वहीं के वहीं मेरे को रिपोर्ट करोगी। क्या तुम्हें समझ में आ गया। रेन बोलती है बिल्कुल, ये सबसे एक ईजिएस्ट सा काम है जो कि एक पर्सन कर सकता है। इसके बाद यहीं पर ही इनकी बातचीत ख़त्म होती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है ह्यूक्रियन चियोन का, जहाँ पर कि ह्यूक चियोन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ एक बंदे से बोल रहा होता है क्या तुम लोग पता कर पाए कि वो अभी क्या कर रहा है। अब ये बोलने के बाद ह्यूक चियोन हमें बताता है जब इनकी डील हो गई थी तो फिर वो डीमन मास्क वाला बंदा इनके सामने आया था। फिर जब इन्होंने पहली बार उस बंदे को अपने सामने देखा तो इनको यकीन हो गया ये बिल्कुल ब्लू स्काई शॉर्ट्समैन है, लेकिन उसकी जो वॉइस थी एकदम यंग मैन के जैसी थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात ये है जब वो डीमन मास्क वाला बंदा हमारे सामने आया था मुझसे कन्वर्सेशन करने के लिए, तब मैंने उसमें एक मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिट को फील किया था। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है जो बंदा हमें अब तक परेशान किया जा रहा था वो ब्लू स्काई शॉर्ट्समैन हो ही ना। इसके बाद ह्यूक चियोन के सामने वाला बंदा बोलता है जितने भी नैनगोम फैमिली के अनडिफीटेबल होने के कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे ब्लू स्काई बिल्डिंग में हैं, तो इसीलिए अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो एक अननोन सा मार्शल आर्टिस्ट है, एक मुरीम का बस। ह्यूक चियोन बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो नैनगोम फैमिली के यंग मास्टर के बारे में क्या। वो बंदा बोलता है मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट सेरेमनी के दौरान उसका जो मार्शल आर्ट स्किल था वो बस पीक लेवल पे ही था, तब से अब तक बस 6 साल ही बीते हैं। अगर हम कहें वो ब्लेस्ड है एनलाइटमेंट और डेस्टिनी से तो फिर भी ये इम्पॉसिबल है कि उस जैसा एक यंग बंदा पीक लेवल से और भी ऊपर जा सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस है। ह्यूक चियोन पूछता है कौन सी बात। वो बंदा बोलता है नैनगोम फैमिली ने जिस बंदे को रिसेंटली अभी एक्सेप्ट किया है अपनी फैमिली में वो, और यही बंदा ओनर है जो क्लैन इंडस्ट्री का। ह्यूक चियोन ये सुन के बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो फिर क्या वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। वो बंदा बोलता है जो क्लैन इंडस्ट्री का जो चेयरमैन है वो ऐसा कोई साइन नहीं दिखाया जिससे कि हमें पता चले कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, वो बस एक मामूली सा छोटा सा मर्चेंट है।
और जिस मर्चेंट ने पोयंग लेक के आसपास की जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी की सारी ली है, उस बंदे का नाम भी जो हुआ ही है। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, वो जो मास्क वाला बंदा हमारे पास आया था वो और ये जो हुआ ही, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन है ही, जिनको कि हमें देखना पड़ेगा। ह्यूक-चियोन बोलता है तो फिर तो तुमने ऐसा किया ही होगा। वो बंदा बोलता है यस सर, लेकिन बस मेरे पर्सनल क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ह्यूक-चियोन बोलता है ये सच में रेयर बात है कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है, चलो फिर बोलो। वो बंदा बोलता है आपने हमारे लैंड को उस बंदे को बिल्कुल ही फ्री में ही दे दिया, आपने इस जैसा एक डिसीज़न लिया क्यों। ह्यूक-चियोन बोलता है उसने मुझे टेलीपैथी के जरिए कहा था वो मेरे को सिक्योरिटी ऑफ़र करेगा। वो बंदा इस पे पूछता है ये सिक्योरिटी कितने समय तक चलने वाली है। ह्यूक-चियोन बोलता है 3 सालों के लिए। भाइयों अब से हम इस बंदे का नामकरण कर देते हैं, जब तक कि हमें इसके बारे में बताया नहीं जाता तो अब से हम इसको मिनिस्टर बोलेंगे। अब ये मिनिस्टर बोलता है 3 साल, ये सच में बहुत ज़्यादा ही एक बोल्ड मैन है। ह्यूक-चियोन बोलता है वो बंदा अभी के टाइम पे ज़रूर से ही प्लान बना रहा होगा कि वो ह्यूक-चियोन को किस तरीके से फ्यूचर में टेम करे। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ जैसे ही ये 3 साल ख़त्म हो जाएगा वो हमसे बहुत भारी भारी डिमांड करने लगेगा। मिनिस्टर ये सुन के सोचता है तो फिर इनको इस केस के बारे में पहले से ही पता है, तो फिर इन्होंने अपने लैंड को उनको फ्री में कैसे दे दिया। ह्यूक-चियोन बोलता है वो बंदा ज़रूर से ही हमारे स्टोरेज या फिर बिल्डिंग को लूटने की ट्राई करेगा अगर चीज़ें उसके प्लान के हिसाब से नहीं गई तो, लेकिन हमें तो बस इतना ही करना है, हमें बस अपना थोड़ा सा पैसा खर्च करना है और हमारी जितनी वेल्थ यहाँ पर है इसको कहीं और जा कर के शिफ्ट कर देना है। हमारा जो अभी करंट सिस्टम है जो कि ट्रेजर को गार्ड करती है, हमें उसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उनको मनी में कन्वर्ट कर देंगे और इसको कहीं और पे जा कर के रख आएंगे तो फिर ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ह्यूक-चियोन इसके बाद अपनी जगह से खड़ा होता है और चलते हुए बोलता है मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वो बंदा क्या करने के डिसाइड करता है और हमारे साथ आखिर आगे क्या होगा। अब जब उस बंदे के पास हमारे लैंड है तो फिर वो अपने सारा का सारा पैसा लगाएगा और इसको डेवलप करेगा, और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोग अपनी लैंड को दोबारा से पा लेंगे। जिस भी दिन हमारे वेल्थ को हम लोग यहाँ से मूव कर लेंगे वही दिन उस बंदे के लिए एकदम नाइटमेयर की तरह हो जाएगा। ओहो हो, इस बंदे की प्लानिंग देख रहे हो, ये तो जो को लूटने की ट्राई कर रहा है, जो सबको लूटने को बैठ जाता है। लेकिन ऐसा होता है या फिर नहीं होता है ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन भाइयों जो भी बोलो, इस बंदे के पास ऑरा तो है। इसके बाद हमें ही फाई के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो एक कैरेज से अपनी जगह पे आता है, और फिर जो जब कैरेज से बाहर निकलता है तो बाहर खड़ा एक बंदा बोलता है सर आप यहाँ पे आ गए। जो बोलता है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है। वो बंदा बोलता है जितने भी वॉरियर्स नॉर्थन ओशियन गए थे वो 4 दिन पहले ही वापस आ चुके हैं। जो ये सुन के एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलता है क्या उनके साथ कोई नॉर्थन ओशियन का बंदा भी वापस आया है। वो गार्ड बोलता है एक्चुअली यही एग्जैक्ट सिचुएशन है जिसके वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइजी हो रखा है। जो बोलता है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। गार्ड बोलता है जितने भी वॉरियर्स गए थे उन लोगों ने नॉर्थन ओशियन से एक लड़का और एक लड़की को अपने साथ लेकर के आए हैं, लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग एंजेलिक हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बस उनको एक बार देखना ही चाहते हैं। जो बोलता है एंजेलिक। गार्ड बोलता है हाँ वो लोग ऐसे हैं जैसे कि कोई आउटसाइड वर्ल्ड से ही आए हैं। जो फिर गार्ड की बातों को सुनने के बाद अंदर जाता है और अंदर जा कर के देखता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ होती है। इनको देख करके जो सोचता है ये लोग वर्किंग आवर्स में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद जो की नज़र पड़ती है एक लड़की पे जो कि हल्के कदमों के साथ इसके सामने आती है, जो कि भाई सच में खूबसूरत तो बहुत होती है। अब जब जो इनके सामने आता है तो वो लीडर चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ पे आ गए। ये हैं यंग मास्टर सियोल बेक और लेडी सियोल ह्यूंग। जो उनका इंट्रोडक्शन सुन के ग्रीट करते हुए बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ जो हुआई। ह्यूंग इसके बाद बोलती है क्या तुम ही ओनर हो 10,000 ईयर आइस स्पिरिट के।
जो बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं ही वो हूँ जिसने कि उसको क्रिएट किया है। क्या मेरे एम्प्लॉय ने तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है? सियोलबेक बोलता है हम लोग तब तक कोई भी आंसर को नहीं दे सकते जब तक कि हम खुद से 10,000 ईयर आइस स्पिरिट को देख ना ले। जो ये सुन के बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो फिर अभी तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और भाई तुम लोग आसपास के लोगों को नोटिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो आया सबकी फटी और सब लोग अपने अपने काम पे निकल लिए। देख रहे हो, ये होता है एक बिजनेस के ओनर होने का फ़ायदा, सबकी तुमसे फटेगी। कैप्टन इसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है हमारे बारे में क्या, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है? क्या तुम सच में हमें बस यहाँ से जाने दोगे? जो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसा ही कोई हरामी बंदा हूँ जो कि अपनी बातों पे ही नहीं रुकता? तुम्हें डेसन माउंटेन पे जाना है जाओ, या फिर और भी कहीं जो भी तुम्हें पसंद हो वहाँ पे जाओ, लेकिन यहाँ से निकलो। अब भाई ये रेड बियर स्क्वाड के बंदे जो के मुंह से जैसे ही इस बात को सुनते हैं एकदम आंखों में आंसू लेकर के वहाँ पे तेज़ी से भाग लेते हैं। पीछे से जो उनको जाता हुआ देख करके अपने मन में सोचता है क्या मुझे इनको जाने देने से पहले कुछ मोमोज़ खिला देने चाहिए थे। अब उन सभी लोगों के चले जाने के बाद जो उन दोनों भाई बहनों को बोलता है चलो मेरे पीछे आओ। अब इसके बाद जो इनको एक बहुत बड़े गेट के सामने ले आता है और बोलता है लो हम आ गए, हमें बस यहाँ से नीचे जाना है। ह्यूंग बोलती है चलो ठीक है। इसके बाद जब ये लोग नीचे चले जाते हैं और आइस स्पिरिट को देखते हैं तो एकदम ही अमेज़ हो जाते हैं। इसके बाद हमें 10,000 ईयर आइस स्पिरिट कॉफिन के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हर कोई चाहता है। कुछ लोगों का तो बस इसके पास पहुंचना ही एक सपना ही है और इसके चक्कर में कई बार ब्लड बाथ तक हुआ है। मेरी भी बहुत लंबे समय से विश चली आ रही थी कि मैं बस एक बार इसको देखूं। फाइनली मेरी विश आखिरकार फाइनली ट्रू हो गई। वो रीज़न जिसकी वजह से हमने अपने एंसेस्टर्स तक को रिजेक्ट कर दिया और अपने सरनेम को छुपा करके अपनी लाइफ को इतनी ज़्यादा कठिन हालातों में जिया, बस इस दिन के लिए ही। मेरी आंखों से तो आंसू तक आने वाले हैं, जैसे कि ये मेरे को याद दिला रहा है मेरे मदर के बारे में जो कि हमेशा ही बात किया करती थी 10,000 ईयर आइस स्पिरिट कॉफिन के बारे में, जब तक कि वो पास आउट नहीं हो गई। आखिर कैसे ये लोग इतना ज़्यादा एक वैल्यूएबल ट्रेजर को जो कि नॉर्थन ओशियन का है इस जैसे एक छोटे से आइस स्टोरेज रूम में एक कंपोनेंट के तरीके यूज़ कर सकते हैं। जो इसके बाद बोलता है मुझे समझ में नहीं आता नॉर्थन ओशियन के जितने भी लोग हैं इतना ज़्यादा एक गरीबों की लाइफ कैसे जीते हैं। क्या तुम लोगों को आइस के साथ फ्यूनरल के बारे में पता है और इसके बारे में भी कि सेंट्रल प्लेन्स में आइस कितना ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है? और क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता है कि तुम कितने ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स को कमा सकते हो बस इस आइस स्टोरेज में रखे आइस को बेच करके? अगर मैं तुम लोगों की जगह पे होता तो मैं नॉर्थन ओशियन में जितनी भी आइस है उन सभी को कलेक्ट करता और इसके यूज़ से पूरे पूरे मार्केट के ऊपर रूल करके रखता। बेक जो की बातों को सुनने के बाद गुस्सा होते हुए बोलता है इसको पता भी है एब्सोल्यूट आइस किस तरीके की एक चीज़ है? आइस मार्शल आर्ट ये जब सेंट्रल प्लेन्स में दिखा था तो गैंग्सों के जितने भी लोग थे वो पूरी तरीके से कांप चुके थे। ये इसलिए ऐसा था क्योंकि जब भी नॉर्थन ओशियन का लेजेंड एब्सोल्यूट आइस मैन दिखता था वहाँ पे बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती थी। बस इसके हाथ के एक इशारे से ही इसके मार्शल आर्ट के द्वारा आसपास के जितने भी माउंटेन रिवर हैं वो सारे के सारे जम जाया करते थे। अगर कोई बंदा उसको देख भी लेता था तो वो मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरीके से आइस में बदल जाता था, लेकिन कभी भी वो इस तरीके की बातें नहीं किया करता था। लेकिन ये मुझसे कह रहा है आइस टेक्निक्स को सीखने के बाद मैं इसके लिए काम करूं और आइस बना बना करके सेंट्रल प्लेस में बेचूं। क्या इस बंदे के पास इस जैसे एक ग्रेट मार्शल आर्ट के लिए कोई भी रिस्पेक्ट या फिर डिज़ायर नहीं है? जो बोलता है तू मेरे को ऐसे घूरे क्यों जा रहा है? क्या तू मेरे को हेट करता है या फिर और भी कुछ? क्या तुम मेरे लिए वर्क करोगे या फिर नहीं? जो की बातों पे ये दोनों तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो फिर दोबारा बोलता है चलो बिजनेस की बातें करते हैं। मैं तुम्हें
ये 10,000 ईयर आइस स्पिरिट जितने लंबे समय के लिए चाहिए उतने लंबे समय के लिए दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, तुमने इस बारे में उन वॉरियर्स से सुन ही लिया होगा जो तुम्हें यहाँ पर लेकर के आए हैं। सियोल बेग जो की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है, क्या ये हमारे मार्शल आर्ट को बिजनेस और वर्क के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद ये चिल्लाते हुए बोलता है, अपने मुंह को बंद करो। जो ये सुनते ही सीधा उसको बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ये जियांडू आदमी ये चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कितने ज़्यादा बोल्ड हो जो कि तुम इस तरीके की बातें कर सकते हो जबकि हम अकेले हैं। ये सी आदमी सियोल बेग ये चिल्लाते हुए जो अटैक बना रहा था, जो भाई उसको एकदम घूर घूर के देखता है। बेग इसके बाद अपने मार्शल आर्ट के बारे में बताता है कि एयर में जितने भी मॉइस्चर अवेलेबल होता है उनको कंप्रेस करके और धीरे धीरे कंडेंस करके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ले जाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे न्यूमरस वेव बनाता है और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैथमेटिकल परफेक्शन के हिसाब से ये प्रोसेस होता है इंस्टेंटली कंप्रेसिंग और एयर को कंडेंस करना, जिससे कि एक एक्सट्रीम साउंड क्रिएट होता है। ये मार्शल आर्ट सच में सरप्राइजिंगली हाईएस्ट लेवल का मार्शल आर्ट होगा अगर मैं शॉर्ट ग्रेव के मार्शल आर्ट को कंसीडर ना करूँ तो। अभी भाई ये मैथमेटिक्स की बातें जो करता है और उससे पहले की मार्शल आर्ट की बातें वो बेक बताता है, और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद जब बेक का अटैक तैयार हो जाता है तो फिर वो जो की तरफ कर भी देता है। अब जब वो अटैक जो की तरफ जाता है तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो होता ही नहीं है, जो तो वहाँ से गायब होकर के इनके पीछे चला जाता है। जो इनके पीछे जा कर के जब आगे देखता है तो बेक के अटैक से जितनी भी आइसें होती हैं वो एकदम बढ़िया तरीके से जम चुकी होती है। जो ये देख करके बोलता है, वाओ ये तो पहले से ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब हम इसको और भी ज़्यादा लंबी दूरी तक डिलीवर कर सकते हैं। बेक ये देख करके परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है, ये तो बस एक सिंपल सा मर्चेंट था ना, तो फिर ये मेरे अटैक से कैसे बच गया। लेकिन भाई ये बेक गधे को अभी भी समझ में नहीं आता। ये बंदा ट्रू स्नोफ्लेक स्टेप का यूज़ करते हुए इस्तेमाल करता है वाइट आइस पाम सेकंड टेक्निक नॉर्थ विंड चेन से जो के ऊपर अटैक कर देता है। अब जब ये टेक्निक जो की तरफ जाती है तो फिर जो इसको एकदम हलवे में डॉच कर लेता है। अब हमें बेक की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि 2 ही बार अटैक करने में इसकी टट्टी निकल चुकी होती है। लेकिन भाई जो इसका तारीफ़ करते हुए बोलता है, वाओ इस वाटर को आइस में बदलने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते, लेकिन तुमने तो बस इसको अपने एक ही स्किल का यूज़ करते हुए इंस्टेंटली बर्फ़ बना दिया। तो फिर आखिर क्यों बस तुम इस जैसे एक ग्रेट स्किल का यूज़ करते हुए लोगों को मारना ही चाहते हो। पहले तो मेरी बात को सुन लो, तुमने जस्ट अभी जो स्किल का यूज़ किया वो सबसे बेस्ट स्किल है जब फाइटिंग की बात आती है 1 वर्सेस 1 की। इवन भले ही ये अटैक बस छोटी छोटी चीज़ों को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन तुमने मैनेज कर लिया 11 ब्लॉक्स ऑफ आइस को फ्रीज करने का। तुम्हारे पास इसके अलावा भी कोई और स्किल होगा जिसकी वजह से तुम आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को जमा सकते हो। बेक बोलता है, हाँ बिल्कुल मेरे पास है, हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वाइट आइस पाम 5th टेक्निक हेवन एंड अर्थ फ्रीजिंग वाइट आइस। जो बोलता है तो फिर तुम इसका यूज़ करते हुए कितने ज़्यादा बॉक्सेस ऑफ आइस बना सकते हो। बेक बोलता है लगभग 50 बॉक्सेस। जो बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर तुम इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हो एक दिन में। बेक बोलता है 4 से 5 बार। जो बोलता है बस इतना ही, चलो फिर भी कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही एनर्जी लगती होगी। एनीवे एक बॉक्स का जो प्राइस होता है वो 30 सिल्वर कॉइन होता है। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो तुमने एक दिन में एक बार स्किल का यूज़ करके 50 बॉक्सेस को फ्रीज किया और तुम इसको 4 बार पूरे दिन में यूज़ कर सकते हो फुल एनर्जी के साथ, तो फिर तुम टोटल 200 बॉक्सेस बना लोगे। तो फिर इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 2600 गोल्ड कॉइन। सच में नॉर्थन ओशियन के जितने भी लोग हैं वो लोग एकदम वॉकिंग मर्चेंट की तरह होते हैं। ज़रा सोचो तो सही इसके बारे में, तुम्हारे सामने ही ये 10,000 ईयर आइस स्पिरिट रखा हुआ है जो कि तुम इतने लंबे समय से चाह रहे हो। तुम लोग जल्दी से 200 आइस के बॉक्सेस बना लोगे, फिर थोड़ा सा इंतजार करोगे अपने एनर्जी को रिकवर करने का, फिर दोबारा से 200 बॉक्सेस बनाओगे, फिर दोबारा से रेस्ट करोगे। बस तुम्हें इस प्रोसेस को दिन में 5 से 6 बार ही रिपीट करना है। ज़रा सोचो सही तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाओगे इसी के साथ में।
तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम ये काम 5 सालों के लिए भी करोगे तो फिर तुम क्या से क्या बन जाओगे। सब लोग तुम्हें जानेंगे एक ग्रेट मास्टर ऑफ आइस के तौर पे। लेकिन भाई ये लोग, इन लोगों का रिएक्शन जरा सा भी नहीं बदलता है। तब से ये लोग बस जो की बातें सुने ही जा रहे हैं, बस सुने ही जा रहे हैं। जो फिर दोबारा से बोलता है, मैं तुम्हें 10% दे दूंगा जो भी आइस हम सेल करेंगे उसमें से। इसके बाद जो खुद में ही फ्लैक्स करते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, तुम्हें इस जैसा ऑफ़र और कहाँ मिल सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोग मेरी ऑफ़र को सुन के गुस्सा क्यों हो गए थे। इसके बाद बेक फाइनली बोलता है, ये 10% कितना होगा। जो इस पे एकदम हंसते हुए बोलता है, ये पूरी तरीके से बाबू तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितना ज़्यादा वर्क करते हो, मेरा मतलब तुम कितना ज़्यादा ट्रेन करते हो। बेक ये सुन के सोचने लगता है, देखा जाए तो नॉर्थन ओशियन में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है अगर मैं ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़े से पैसे भी कमा लूँ तो। लेकिन तभी जो बोलता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होगा बाबू। बेक बोलता है, कौन सी कंडीशन। जो बोलता है, मैंने हाल ही में गैंग्सो में अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो फिर तुम में से किसी एक को मेरे साथ गैंग्सो चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है कि तुम में से किसी एक को ही आइस के साथ ट्रेन होने का मौका मिलेगा। ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम में से कौन मेरे साथ जाना चाहेगा। जो की कंडीशन सुनते ही ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर ह्यून बोलती है, मैं अपने ब्रदर से सेपरेट नहीं होना चाहती। जो इस पे बोलता है, चलो ठीक है, यहाँ पे एक और रास्ता है जिसकी वजह से तुम दोनों को सेपरेट नहीं होना पड़ेगा। बेक बोलता है, कौन सा रास्ता। जो बोलता है, तुम लोग बस मेरे को अपनी आइस टेक्निक को सिखा सकते हो। बेक ये सुनते ही एकदम भड़क जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ही एक कमीना सा चोर आदमी है। नहीं, हम किसी स्ट्रेंजर को अपनी फैमिली की सेक्रेट टेक्निक को बिल्कुल नहीं सिखा सकते। लेकिन भाई जो एक कमीनों वाली स्माइल देता है और अपना हाथ आगे करते हुए वही सारे मूवमेंट करने लगता है जो कि बेक ने किया था अपने टेक्निक को परफॉर्म करते समय। जो इसके बाद उस टेक्निक को बनाने के बाद बोलता है, मैं तो बस तुम्हारी परमिशन लेने की कोशिश कर रहा था, ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम मुझे करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए बस तुम्हें इतना करना है कि मेरे डील को एक्सेप्ट कर लेना है। अब भाई जो को इतनी आसानी से अपने फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करता देख करके ये दोनों ही एकदम शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर जब बेक उस टेक्निक को ध्यान से देखता है तो अपने मन में सोचता है, इस एनर्जी में तो बिल्कुल भी कोई आइस स्पिरिट है ही नहीं। इसका मतलब अब बेक के ये बोलने के बाद हमें आइस पाम के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि बहुत लंबे समय के लिए कोल्डेस्ट लैंड पे ट्रेन करने के बाद मिलता है। अब बेक बोलना शुरू करता है, क्या तुमने किसी तरीके से मेरे आइस पाम वाली टेक्निक को देख करके उसको बस एक बार में ही कॉपी कर लिया। जो इस पर एकदम हंसते हुए बोलता है, वेल अभी के लिए बस ये एक इमेजिनेशन है। मेरी ये टेक्निक तुम्हारे आइस पाम के मुकाबले बिल्कुल भी उतनी ठंडी नहीं है, इसी वजह से लोग ओरिजिनल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे आइस पाम बनाने की जितनी भी हैंड की मूवमेंट होती है वो सारी की सारी याद है। तो फिर डिसाइड कर लो, तुम में से कोई एक या तो मेरे को फॉलो करेगा या फिर मेरे को टेक्निक सिखा दो जिसकी वजह से तुम दोनों ही साथ रह सकते हो। ह्यूंग ये जैसे ही सुनती है वो थोड़ा सोचने के बाद आगे आते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बेक इस पे ह्यूंग को रोकते हुए बोलता है, तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं इस बंदे के साथ चला जाता हूँ। ह्यूंग इस पे बोलती है, नहीं, तुम्हें यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। ह्यून ये बोलने के बाद अपने मन में सोचती है, मेरा भाई नॉर्थन ओशियन का लास्ट होप है, ये वो बंदा है जो कि आइस पैलेस को दोबारा से रिवील्ड कर सकता है। ह्यून ये सोचने के बाद एकदम प्यार से स्माइल के साथ आंखों में आंसू लेते हुए बोलती है, ब्रदर प्लीज़ तुम अच्छा करना। बेक ये सुनने के बाद गुस्से में अपने मन में सोचने लगता है, सियोल ह्यूंग, अगर हमारा आइस पैलेस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता तो फिर तुम एकदम प्यार और केयर के साथ बड़ी होती, एक प्रीशियस चाइल्ड की तरह नॉर्थन ओशियन के। लेकिन वो अब मेरे साथ आ गई है बस एक आइस मर्चेंट के साथ जाने के लिए, जैसे कि मैंने इसको कहीं पर बेच दिया हो। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इतने ज़्यादा पावरलेस हैं। भाई देखो तो सही, रियलाइजेशन का पत्थर अब इसके मुंह पे आगे लगा है, इससे पहले इसको रियलाइज़ नहीं हुआ। ही इज़ फकिंग वीक। अब भाई बेक को रियलाइजेशन होने के बाद ये सीधा जाता है और आइस स्प्रिट पे बैठ करके कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है।
लेकिन भाई ये चूतिया आदमी अपने मन में सोच रहा होता है मैं एक एब्सोल्यूट आइस मार्शल आर्टिस्ट बनूंगा और इस बंदे को मार डालूंगा। भाई जो ऐसा बंदा है ना जो तेरे मुंह के ऊपर मुंह दिया ना तो पिघल के मर जाएगा। लेकिन भाई छोड़ो, हम क्या कमेंट कर सकते हैं, हम तो बस मानवा पढ़ ही सकते हैं। आगे जो भी होगा हमें मज़ा ही आएगा। इसके बाद हमें जो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि ह्यून को अपने साथ ले जाते हुए अपने मन में सोचता है जब तक कि ये मेरे साथ रहेगी तब तक मेरे को इस बारे में चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा ये 10,000 ईयर आइस स्पिरिट को चुरा के लेकर के भाग जाएगा। और फाइनली हम एक बहुत बड़ी मात्रा में आइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग जल्दी ही अपने इन्फ्लुएंस को डबल नहीं तो ट्रिपल भी कर सकते हैं लोगों के ऊपर। अब जो कि ऐसा सोचने के बाद हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये दोनों चले जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि ह्यून के आउटफिट की वजह से सारे के सारे लोग इन दोनों को नोटिस किए जा रहे होते हैं। जो इसको देख करके ह्यून को कपड़े से खींचता है और उसको एक गली में लेकर के चला जाता है। जो फिर ह्यून को गली में ले जाने के बाद बोलता है ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, तुम्हें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। ह्यून बोलती है क्या चेंज करना पड़ेगा बे, मैं अपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं उतारने वाली हूँ। और ये देख करके आसपास के जितने भी लोग जा रहे होते हैं वो जो को गालियाँ देने लग जाते हैं, जिसमें से एक बंदा बोल रहा होता है क्या ही सेमलेस सा मैन है जो कि इतने बड़े दिन के उजाले में एक औरत को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। एक और दूसरा बंदा बोलता है ज़रा इन जवान लड़कों को तो देखो, इन दिनों के ये लोग वर्ल्ड को तो पूरी तरीके से बर्बाद करने में ही लगे हैं। जो इनकी बकवास को सुन के पक जाता है और फिर एनर्जी से भरा एक पैर ज़मीन पे पटकता है और बोलता है तुम लोग अपने अपने काम पे क्यों नहीं जाते, तुम लोग दूसरों के काम में उंगल क्यों करने के लिए आ रहे हो। अब ये लोग जैसे ही जो की पावर को देखते हैं इनकी फटती है और ये लोग वहाँ से कट लेते हैं। अब उन लोगों के चले जाने के बाद जो बोलता है हे नॉर्थन ओशियन की लड़की, अब जब तुम यहाँ पे हो तो फिर इन जैसे लोगों की तरह कपड़े पहनो। अगर तुम इस जैसे कपड़े को पहनोगी तो बहुत ज़्यादा अटेंशन को गैदर करोगी। ह्यून ये सुन के बोलती है मेरी मदर ने इन सभी कपड़ों को मरने से पहले अपने हाथों से बनाया था और इसको बनाने में उनके आंसू तक निकल चुके थे। ह्यून ये बोलने के बाद अपने मन में सोचने लगती है जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए मेरी मदर ने इसमें 100 से भी ज़्यादा रेयर वुल्फ के स्किन को इसमें ऐड किया। इस कपड़ों में मेरी मदर का लव छुपा हुआ है। ये बंदा ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं इस कपड़े को उतार दूं जो कि मेरी मदर ने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है। जो बोलता है क्या ये सच में बहुत ज़्यादा ही हॉट नहीं है इस जैसे वेदर में इतना ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनना। भले ही तुम अपने होम टाउन के कपड़े को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हो लेकिन तुम अगर इसको अभी पहन के रखोगी तो फिर तुम्हारे अंदर से बदबू आने लगेगा। ह्यून जैसे ही जो के मुँह से इस बात को सुनती है ये एकदम ही शर्मा जाती है। जो फिर आगे बोलता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, अगर तुम इतने ज़्यादा मॉइस्ट और हॉट वेदर में अपने कपड़ों को लेकर के स्टबर्न बनी रहोगी तो फिर तुम गर्मी से ही मारी जाओगी। और क्या तुम्हें ये फील नहीं होता तुम्हारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देख रहे होते हैं, क्या तुम किसी तरीके की अटेंशन सीकर हो। ह्यून पूछती है ये अटेंशन सीकर क्या होता है। जो बोलता है इसका मतलब ये है एक ऐसा पर्वत जिसको कि अगर लोगों के द्वारा अटेंशन मिलता है और उनको लोग देखते हैं तो उनको मज़ा आता है। ह्यून जैसे ही ये सुनती है ये सीधा बोलती है ठीक है मैं ये कपड़े बदलने को तैयार हूँ लेकिन मैं ये कपड़ों को कभी भी फेंकूंगी नहीं, तो इसीलिए इस कपड़ों को अपने स्टोर में कहीं पर संभाल के रख देना। जो भी इस पे बोलता है ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही एक कपड़ों की दुकान पे जाते हैं। कपड़े की दुकान का ओनर जैसे ही जो को देखता है वो सीधा से बोलता है सर आप यहाँ पे। जो ह्यून की तरफ इशारा करते हुए बोलता है इन मोहतरमा के लिए कुछ ऐसे कपड़ों का इंतज़ाम करो जो कि इनको सूट करे। ओनर ये सुन के बोलता है आप तो सच में एक बहुत बड़े ग्रेट पर्सन हैं जो कि इतनी बड़ी एक ब्यूटीफुल पर्सन को अपने साथ लेकर के आया है, क्या ये आपकी वेडिंग के लिए है। जो ये सुनते ही गुस्साते हुए बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ ऐसे कपड़े को ले आओ जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर सूट करे, ऐसा लाना जो कि बिल्कुल ही सिंपल हो। ओनर ये सुनते ही घबराते हुए भागता है और बोलता है ठीक है सर अभी लाया। फिर ओनर थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद कपड़े को लेकर के आता है और जो जब उस कपड़े को देखता है तो बोलता है नहीं ये वाइट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ ऐसा लेकर के आओ जो कि एकदम डार्क हो और ऐसा लेकर के आना जो कि कॉटन में भी हो। ओनर इस पे बोलता है चलिए ठीक है मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ। इसके बाद ओनर जाता है और एक ब्लैक कपड़े को लेकर के आता है। फिर जो जब उस कपड़े को चेक कर लेता है तो ह्यून को बोलता है जाओ और चेंज करके आओ। ह्यून इस पे एकदम दुखी मन से जाती है और थोड़ी देर बाद चेंज करके आ जाती है।
अब जब वो कपड़े बदल के बाहर आती है तो दुकानदार और जो जैसे ही ह्यून को देखते हैं दोनों ही शर्मा जाते हैं। इसके बाद हमें भी ह्यून के आउटफिट को दिखाया जाता है जो कि उस आउटफिट में एकदम ही सेक्सी लग रही होती है। जो भाई इसके चेहरे को देख करके अपने मन में सोचता है इसका जो ये फेस है इस आउटफिट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। लेकिन फिर जो अपने ट्रक को काबू करता है और शॉपकीपर से बोलता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई कंफर्टेबल सा कपड़ा नहीं है जो कि मिडिल एज की औरतें पहनती हैं और एक हैट जो कि फेस को कवर कर सके। शॉपकीपर बोलता है ना सर, मैं अभी लाया। लेकिन बीच में ह्यूंग बोलती है मुझे ये कपड़ा पसंद आया। जो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर कम से कम एक हैट पहन लो, तुम्हें देखना सच में टायरिंग है। ह्यूंग बोलती है ठीक है। इसके बाद ये कपड़ों को देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो कि मेरे लिए कोई और बंदा कपड़े खरीद रहा है। इसके बाद हमें जो क्लैन के इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो आ रखा होता है। फिर मैनेजर जो को देख करके उसको गुड मॉर्निंग से ग्रीट करता है। फिर जो अपने सामने रखे नूडल्स के कटोरे में से नूडल्स उठाता है और उसको खा पी करके पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अब नूडल्स को ख़त्म कर लेने के बाद जो शेफ से बोलता है इसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ग्रेट जॉब, तुम लोग सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे ओपिनियन में एक इन तब तक इन नहीं कहलाता जब तक कि उसके पास एक डिलीशियस सा नूडल्स ना हो। इस सूप में जितने भी इंग्रेडिएंट का अमाउंट यूज़ हुआ है उसको बराबर ऐसे ही यूज़ करते रहना। अब जो से कॉम्प्लीमेंट पाने के बाद वो शेफ़ भी एकदम खुशी खुशी में बोलते हैं बिल्कुल सर, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब खाने की टेस्टिंग हो जाने के बाद जो उन सभी को वहाँ से भेज देता है और मैनेजर के साथ एकदम अकेले में बात करने लगता है, जहाँ पर जो बोलता है मैंने तुम्हारी सैलरी को कम कर दिया, इस चीज़ को लेकर के तुम्हारे पास कोई कंप्लेन तो नहीं है क्योंकि तुमने यहाँ पर जो हंगामा हो रहा था उसको हैंडल नहीं कर पाए थे। मैनेजर बोलता है मैं इसमें अब कर ही कह सकता हूँ, मैं बस सॉरी फील कर सकता हूँ कि मैं आपके दिए हुए काम को नहीं कर पाया। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ ये मिस्टेक दोबारा से नहीं होगा। जो बोलता है अगर कोई भी दो बंदा अगर सेम मिस्टेक करे तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक को पनिशमेंट दूँ और एक को माफ़ कर दूँ। हम लोग बस अपने रूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए बुरा मत लगाना। जो इसके बाद उसी कपड़े को मैनेजर को देते हुए बोलता है इसको ज़रा ध्यान से रख देना। मैनेजर उसको लेते हुए बोलता है ठीक है। इसके बाद जब मैनेजर उस कपड़े को लेकर के ध्यान से देखता है तो उसकी कारीगरी देख करके वो भी हैरान हो जाता है। जो ये देख करके पूछता है क्या हुआ। मैनेजर बोलता है नॉर्थन ओशियन के जितने भी लोग हैं उनके पास सच में लेदर को बुनने का बहुत अच्छा सा स्किल है। इस कपड़े में जो लेदर यूज़ हुआ है वो कोई भी ऑर्डिनरी सा तो लेदर नहीं है। जो बोलता है मैनेजर तुम सच तो बोल रहे हो ना। मैनेजर इस पर खुश होते हुए बोलता है आप खुद से ही देख लीजिए, हम लोग खुद से ही देख सकते हैं ये जो लेदर है इसके ऊपर पुराना सा ये दाग है, लेकिन ये जो धागे हैं जो कि लेदर के पीसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं वो और इस लेदर में जितने भी होल्स हो रखे हैं वो भी सारे के सारे एकदम ही गुड कंडीशन में हैं। अगर ये लेदर का जैकेट सेंट्रल प्लेन्स के लोगों के स्किल्स के द्वारा बनाया जाता तो ये अब तक पूरी तरीके से फट जाता और ये बिल्कुल भी गर्मी देने के लायक ही नहीं होता। जो ये सुनते ही खुश हो जाता है। फिर इसकी नज़र पड़ती है ह्यून पे जो कि सीढ़ी से नीचे उतर रही होती है। जो ह्यून को देखते ही वो जैकेट पकड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है इस लेदर के जैकेट को किसने बनाया। ह्यून बोलती है मेरी माँ ने बनाया, और किसने बनाया। जो ये सुन के बोलता है क्या तुम्हारी मदर एक सैडलर थी। ह्यून बोलती है सैडलर वो क्या होता है। जो बोलता है सैडलर उसे कहते हैं जो कि लेदर की चीज़ों से काम करता है। ह्यून बोलती है नॉर्थ में ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं जिसके पास कि ऐसा कोई जॉब हो। वहाँ की जितने भी माएँ होती हैं वो सारी सारी ऐसे क्लॉथ्स बनाती है। जो ये सुन के हैरान होते हुए बोलता है तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब ये है नॉर्थन ओशियन की जितनी भी औरतें होती हैं उन सभी को इस तरीके के कपड़े बनाना आता होगा। ह्यून बोलती है मेरी मदर जो की थी अच्छे में से भी बहुत अच्छी थी, मैं उनके जितनी तो स्किल नहीं हूँ। जो बोलता है तो फिर क्या तुम भी ये लेदर के क्लॉथ्स बना सकती हो। ह्यून बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा जितना कि मेरी मदर बना लेती है। लेकिन जो ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। फिर अपने मन में सोचता है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। ह्यून हैरान होते हुए बोलती है कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है। जो एक्साइटेड होते हुए बोलता है प्लीज़ तुम अपने लेदर के नॉलेज को मेरे लोगों को सिखाओ और हम तुम्हें इसके लिए बहुत अच्छा कंपनसेशन भी देंगे।
जो इसके बाद मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलता है, रुको जरा, क्या हो अगर हम एक लेदर के वर्कशॉप को ही बना लें। मैनेजर ली खुश होते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छा आइडिया होगा सर। जो इसके बाद खतरनाक सी स्माइल देते हुए ह्यून की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, मैं तो बस इसको सिंपली सब्स्टिट्यूशन समझ रहा था आइस बॉक्सेस को बनाने के लिए, लेकिन ये तो एक रियल ट्रेजर निकली। लो भाई, अब से अपना जो कपड़ों के धंधे में भी कदम रखने वाला है और यहाँ पर भी आएगा और सबके धंधे बर्बाद करके रख देगा। अब ये हो जाने के बाद हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, सर मैं आनोही के आयरन शॉप के 70% वर्कर्स को अपने साथ लेकर के आ गया। इसके बाद जो इनके सामने आता है और अपने मन में सोचता है, 70% वर्कर्स, ये सच में मेरे इनकम को बहुत ज़्यादा ही कम कर देगा आयरन शॉप से, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है क्योंकि मुझे बीम बनाने में इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग बहुत जल्दी आ गए, तो फिर चलो शुरुआत करते हैं मार्केट को यूनाइट करने का। जो की बात है वो सारे लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, ग्रेट बिजनेसेस रूल द वर्ल्ड। जो इसके बाद चलते हुए अपनी जगह से नीचे आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, चलो चलते हैं गैंग्सो की तरफ। वर्कर्स भी बोलते हैं, हाय सर। और फिर इसी के साथ ये लोग घोड़ा गाड़ी पे सामान लाद करके गैंग्सो की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें नेमचन में एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आ धमकता है, और भाई ये बंदा और कोई नहीं, किंग ऑफ द नुकिम चियोल युनपे होता है। अब ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, इलरियोंग तू अनग्रेटफुल अप्रेंटिस, तेरा मास्टर यहाँ पे आ चुका है, दिखा अपने आप को, कहाँ पे है तू। मैंने कहा जल्दी से बाहर आ, या फिर तू तभी बाहर निकलेगा जब मैं इस पूरी जगह को बर्बाद करके रख दूंगा। ई लोंग ये सुनते ही दरवाज़ा खोल के बाहर आता है और हैरान होते हुए बोलता है, क्या मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ई लोंग को देखते ही चियोन युनपे सीधा जाता है और उसको कॉलर से उठा लेता है और गुस्से में दांत भींचते हुए बोलता है, क्या ये गैंग्सो में ऐसी कोई जगह है जहाँ की न्यूज़ नुकिम नहीं निकाल सकती। मैं कब से पेशेंट रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं। सो अब तुम एक राइटियस मैन बन चुके हो। ई लोंग इस पे एकदम डरते हुए और घबराते हुए बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा मेरी बात तो सुनिए। लेकिन चियोन युनपे ई लोंग की एक बात नहीं सुनता है और वो अपने फिस्ट को तैयार करते हुए बोलता है, क्या ये ग्रेट राइटियस मैन नुकिम से मर्सी की भीख मांगेगा या फिर नहीं। ई लोंग ये देखते ही गुस्से में फट पड़ता है और गाली देते हुए बोलता है, इसी वजह से मैं वहाँ से भाग के आ गया। आप मुझे दोबारा से हिट करने वाले हैं बिना मेरी बातों को सुने हुए। क्या मैं किसी तरीके का एक कुत्ता हूँ? अगर नहीं तो फिर क्यों मुझे रोज़ ऐसे कुत्तों की तरह पीटा जाता है। चियोन युनपे बोलता है, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है तुम्हारा ये आयरन आर्मर बॉडी एकदम ही यूज़लेस है। अब हमें आयरन आर्मर बॉडी के बारे में बताया जाता है, ये एक ऐसी फिज़िकल मार्शल आर्ट है जिसमें कि किसी बंदे को कुत्तों की तरह पीटा जाता है। ये एक ऐसा ग्रेट मार्शल आर्ट है जिसके ट्रेनिंग का लेवल बहुत ज़्यादा ही हाई है, जिसकी वजह से 100 सालों में भी कोई एक बंदा भी इस ट्रेनिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता है। चियोन युनपे इसके बाद अपने हाथों में आग लगाते हुए बोलता है, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे वीक स्पॉट पे अटैक करूं जो कि अभी तक हील तक नहीं हुआ है। ये मैं हूं जिसने कि तुम्हें ये चीज़ दी है। अगर ये ठीक है तो मैं ये वापस भी ले सकता हूं तुमसे। इन दोनों की फैमिली फ्रेंडली बातें चल ही रही होती कि तभी रीन की नज़र इन दोनों पे पड़ जाती है और वो तेज़ी में चिल्ला देती है। अब जब चियोल युनपे अपनी नज़र को दूसरी तरफ घुमा के देखता है तो उतने में फैमिली हेड और क्लैन लीडर भी आ चुके होते हैं। इसके बाद जब चियोन युनपे की नज़र फैमिली हेड के पास रखे स्वॉर्ड की तरफ जाती है तो वो देख करके समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड एम्परर है। अब फैमिली हेड भी चियोल युनपे की तरफ देख करके बोलते हैं, चियोल युनपे भी अपनी आंखों को फाड़ते हुए बोलता है, नैनगोम सू। इसके बाद हमें 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पे ह्यूक्रियन चियोन ने सडनली अनाउंस कर दिया कि वो अपने आर्मी को डिसमिस कर रही है, और ये डिसमिस भी तब हुई जब मैं शिप में नहीं चढ़ा था। अभी भाई ये चियोल युनपे की कहानी है 2 हफ्ते की पहले वाली। चियोल युनपे आगे बताता है, हमारे नुकिम से जितने भी वॉरियर्स थे वो थे 7000। हम लोगों ने इंतज़ार किया और ट्रेनिंग की 2 महीने के लिए, इस इंतज़ार में कि कब वाटर का लेवल बढ़ेगा। हमारा एक बहुत बड़ा सिल्वर का अमाउंट इन 2 महीनों में इन 7000 लोगों को खाना खिलाने में ख़त्म हो गया। हम लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस जॉब को करने के लिए।
नुकिम के लिए सारी की सारी चीज़ें तभी बर्बाद चली गई थी जब हम आनहुई तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे प्लान को बिल्कुल भी एग्जीक्यूट किया ही नहीं। जब मैं बिज़ी था अपने आर्मी के गुस्से को झेलने में, तभी मेरे को एक और शॉकिंग न्यूज़ की पता चली। वो थी अलायंस को टूटने वाली। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैंने गलत सुना है, तो इसीलिए मैं मैसेंजर पे बार बार चिल्लाया, लेकिन फिर उसने क्लियर किया कि ये अलायंस के टूटने के ही बारे में है। वो लोग सबसे पहले तो अलायंस के लिए हमारे पास आए, अब वो लोग दोबारा से अलायंस को खुद ही तोड़ रहे हैं। मैं ये सुन के ह्यूक्रियन चियोन को पूरी तरीके से टुकड़ों में फाड़ के रख देना चाहता था, लेकिन मैंने किसी तरीके से खुद को शांत किया और फिर मैंने अपने लोगों को ये पता करने को भेजा कि आखिर गैंग्सो में हुआ क्या है। उसके बाद मुझे फाइनली सिचुएशन के बारे में समझ में आया कि वहाँ पे हुआ क्या था। वो रूमर कि नैनगोम सू ने क्या किया है वो पहले से ही इतना ज़्यादा दूरी तक फैल चुका था, लेकिन ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी इस रूमर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। लेकिन मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मेरे साथ जो भी कांड हुए हैं उन सभी के पीछे इसी बंदे की हाथ है। इसके बाद ये ईलियों को छोड़ता है और फैमिली हेड को बोलता है, हे स्टोरेज रॉवर। फैमिली हेड बोलते हैं, ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ह्यूंगचुंग पे बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बाद ये अपनी मुट्ठी में एनर्जी पोर करते हुए बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ये दोनों की दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग नुकिम को अपने बर्बादी की तरफ लेकर के जाएगी, क्योंकि इवन एक चूहा भी फाइट बैक करता है अगर वो पूरी तरीके से कॉर्नर्ड हो जाता है तो। इसके बाद ये चियोल पे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि तुम नुकिम को बर्बाद करके ही छोड़ोगे? क्या यही वो चीज़ है जो कि मुरीम अलायंस चाहती है? फैमिली हेड ये सुन के अपने मन में सोचते हैं, नो मैटर मैं अभी इसको क्या कहूँ, ये सारी की सारी एक एक्सक्यूज़ की तरह ही लगेगी। और वैसे भी किसी भी वर्ड्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती राइटियस और एविल के बीच में। अब ऐसा सोचने के बाद फैमिली हेड अपनी तलवार को निकालते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। चियोल यूंग पे बोलता है, तो तुम मुझे आंसर नहीं करोगे? चुन यूंग पे ऐसा बोलने के बाद अपना एक टेक्निक ट्रू फिस्ट मार्शल आर्ट एग हेवन थर्ड टेक्निक 9 बैटल अगेंस्ट हेवन, इसका यूज़ करते हुए फैमिली हेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब फैमिली हेड ये देख करके कहाँ रुकने वाले थे, वो भी ब्लू स्काई मार्शल वाटर शॉट टेक्निक हेवन लाइटनिंग स्टोन, इस टेक्निक का यूज़ करते हुए चियोल यूंग पे के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इसी के साथ जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी टेक्निक से अटैक करने वाले होते हैं, यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और अभी इसी सीन के साथ मैं भी अपना ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर तुम लोगों को इसका अगला एपिसोड देखना है तो भाई तुम लोगों को पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो इसीलिए ये करते हुए जाना। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।